22 साल की अनन्या एक साधारण लड़की नहीं थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वजह थी वो खौफनाक सपना जो हर रात उसे जगा देता। ये सपने उसे बचपन से आते थे। हर बार सपना एक जैसा होता, एक सुंदर सा घर जहां एक खुशहाल परिवार हंसी खुशी अपना जीवन जी रहा है, माँ पिता और 2 बहनें। मगर तभी एक रात दरवाजा टूटता है और वही आदमी, चेहरा धुंधला लेकिन चाल और आवाज से जाना पहचाना, उन सबको बेरहमी से मार देता है। खून की चीखें, दरवाजे की चरमराहट और फिर सन्नाटा। हर रात अनन्या पसीने से तरबतर उठती। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा ये बस सपना है, मगर वो जानती थी कि ऐसा नहीं था। अनन्या के पिता रवि कुमार अब परेशान हो चुके थे। उन्होंने बेटी को मनोचिकित्सक डॉक्टर संध्या से मिलवाया। डॉ संध्या का क्लिनिक अलग सा था। दीवारों पर मंत्रों की आकृतियां, कमरा हल्की अगरबत्ती की सुगंध से भरा हुआ। उन्होंने अनन्या से कई सवाल पूछे, उसकी हालत देखी और फिर कहा, अनन्या की दिमागी हालत ठीक है, लेकिन ये सपने सिर्फ यादें नहीं, ये शायद कोई अधूरी कहानी है। फिर उन्होंने कहा, हमें इसे जानने के लिए हिप्नोटिक रिग्रेशन करना होगा। रवि कुमार थोड़े घबराए, मगर अनन्या तैयार थी। कमरे की बत्तियां धीमी थीं। अनन्या लेटी और संध्या ने एक धीमी आवाज में उसे निद्रित करना शुरू किया। गहरी सांस लो और अब पीछे जाओ, बहुत पीछे, उस जगह पर जहां से सपना शुरू होता है। कुछ ही मिनटों में अनन्या बोलने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरा भावों से भर गया। मैं नेहा हूं, मेरी छोटी बहन रिया, मम्मी पापा, हम सब खुश थे। फिर उसकी आवाज कांपने लगी। वो आ गया, चाचा, चाचा शिव कुमार, उन्होंने हमें मार डाला। मेरी बहन को छुपा दिया गया था, मगर वो भी मरी। शायद नहीं, मैं मैं मर रही हूं। कमरा अचानक ठंडा हो गया। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा सी बहने लगी। संध्या ने डरते डरते पूछा, नेहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहन रिया अब कहाँ है? अनन्या के होंठ कांपे। रिया फिर से आई है, वो मैं ही हूं, मैं रिया हूं। दो संध्या कांप गई। सामने जो लड़की थी वो अपनी ही मौत का बयान दे रही थी और स्वीकार कर रही थी कि वो उसी मरे हुए परिवार की सदस्य है। अनन्या जब उठी तो थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक सवाल था, क्या ये सब सच था? डॉक्टर संध्या ने कहा, हमारे दिमाग में पिछले जन्मों की यादें रहती हैं, कुछ जन्म अधूरे रह जाते हैं। शायद तुम्हारा जीवन इस रहस्य को सुलझाने के लिए है। अब अनन्या को एक मकसद मिल गया था, उस घर को ढूंढना, उस परिवार का सच जानना और अपने हत्यारे से बदला लेना। डॉक्टर संध्या की मदद से उन्होंने एक जगह को ढूंढ निकाला, नैनीताल के पास एक पुराना बंगला जो वर्षों से वीरान पड़ा था। इस जगह में कुछ है, अनन्या ने कहा। वे दोनों वहां पहुंची। बंगले के पास पहुंचते ही अनन्या बेहोश हो गई। संध्या ने जैसे ही उसके माथे पर पानी डाला, अनन्या ने धीमे से कहा, यही वो जगह है, यही मेरा घर था। नैनीताल की ठंडी हवा में लिपटा वो वीरान बंगला, दीवारों पर उगाई खाई, जंग लगे गेट और भीतर फैली सन्नाटा चीरती नमी डराने के लिए काफी था। अनन्या ने गेट पर हाथ रखा तो उसका हाथ अपने आप कांप उठा। मैंने इसे पहले देखा है, उसने धीमे से कहा। डॉक्टर संध्या ने साथ रहने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ी, अनन्या के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें खुली, लेकिन जैसे वह दो दुनियाओं को देख रही हो, एक जो सामने थी और एक जो बीते जन्म की परछाई थी। वे ड्राइंग रूम में पहुंचे। एक पुराना झूमर, उल्टे पड़े फर्नीचर, दीवारों पर खरोंचे और टूटे कांच के टुकड़े। तभी एक धीमी सी आवाज गूंजी, दीदी, दीदी, खेलने चले? अनन्या का चेहरा सफेद हो गया। श्रिया, उसने फुसफुसाया। ये मेरी ही आवाज थी, लेकिन मैं तो। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। डॉक्टर संध्या ने अपने बैग से एक ताबीज निकाला और अनन्या को पहनाया। बंगले में सिर्फ यादें नहीं हैं, कुछ आत्माएं अभी भी यही हैं। रात को वे उसी कमरे में रुकी जहां पुराने बिस्तर और लकड़ी की अलमारी पड़ी थी। तकरीबन रात के 2 बजे कमरे में रखा आईना अपने आप धुंधला हो गया।
आईने में अब सिर्फ अनन्या नहीं दिख रही थी, बल्कि दो लड़कियां हूबहू अनन्या जैसी। एक छोटी, एक बड़ी। अनन्या चिल्लाई, नेहा, रिया। फिर एक भयानक दृश्य सामने आया। आईने में उनकी मां दिखी, खून से सनी, कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर आवाज नहीं आ रही थी। संध्या ने ध्यान से देखा, मां का हाथ कुछ इशारा कर रहा था। 4 उंगलियां और एक अंगूठा, फिर एक कट का निशान। 5 लोग और एक हत्यारा, संध्या ने बुदबुदाया। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, वो कट मेरे गले पर हुआ था, उसी चाकू से चाचा ने मारा था। तभी दरवाजा फिर जोर से खुला और एक ठंडी हवा कमरे में दौड़ गई। आईने में मां की आत्मा अब गायब हो चुकी थी, मगर खून की एक बूंद आईने पर टपक पड़ी। अगले दिन संध्या अनन्या को पास के गांव ले गई। वहां एक बुजुर्ग महिला मिली, कमला दीदी, जिसने 25 साल पहले का वो कांड देखा था। हाँ बेटी, उस बंगले में बहुत अच्छा परिवार रहता था, बड़ा प्यार था सब में, मगर भाई शिव कुमार, वो बहुत लालची था। उन्हें लगा कि उनकी जमीन, जेवर और सब कुछ उन्हें ही मिलना चाहिए। कमला दीदी की आंखें भर आईं। एक रात सबको मार डाला। पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में केस बंद कर दिया। शिव कुमार कहीं चला गया। क्या वो अब भी जिंदा है? संध्या ने पूछा। कमला दीदी ने गर्दन हिलाई। सुना है हिमाचल में एक आश्रम में रहता है, नाम बदलकर। अनन्या और संध्या ने प्लान बनाया। अगले दिन वे हिमाचल के एक छोटे से कस्बे पहुंची, जहां बताया गया कि एक बाबा, स्वामी रुद्रानंद, कुछ अजीब सा साधु बना बैठा है। स्वामी का चेहरा देख अनन्या चौंक गई। वही चेहरा, वही आंखें, भले ही अब लंबी दाढ़ी और गेरुआ वस्त्रों में छिपा हूं। यही है, यही वो है जिसने हमें मारा था। संध्या ने रात में आश्रम के पीछे की एक खिड़की से उस बाबा की गतिविधियों को देखा। वह एक ताबीज में कुछ पढ़ रहा था और सामने एक तस्वीर थी, नेहा और रिया की। क्या ये अब भी हमें पहचानता है? संध्या ने सोचा। अनन्या ने उस रात सपने में फिर वही दृश्य देखा, पर इस बार वो अंत नहीं, शुरुआत देख रही थी। कैसे शिव कुमार उनके माता पिता से जमीन के कागज मांग रहा था, कैसे बहनें डर के मारे छुप गई थी, कैसे अंत में उसने सबको जलाकर सबूत मिटा दिया। मगर रिया नहीं मरी थी। अनन्या की सांसें तेज हो गई। चाचा ने सोचा मैं भी जल गई, मगर मैंने खुद को लकड़ी के ढेर के नीचे छिपा लिया था। बाद में मेरी मौत दम घुटने से हुई। अनन्या ने वही ताबीज पहना जो मां की आत्मा ने दिखाई थी, मां का दिया हुआ, जिसमें उनके खून का एक बूंद था। वो चुपचाप आश्रम पहुंचे। शिव कुमार ध्यान में बैठा था। स्वामी रुद्रानंद, उसने आंखें खोली। आप मुझे पहचानते हैं? वो हंसा। सिर्फ वही जो मरे हैं, जिंदा होकर वापस नहीं आते। तो अब भी तुम्हें लगता है मैं मरी थी? अनन्या की आंखें लाल हो गई। तभी कमरे की बत्तियां बुझ गईं, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। शिव कुमार कांपने लगा। 4 परछाइयां प्रकट हुई, माँ, पापा, नेहा और छोटी रिया। हम अब माफ नहीं करेंगे, मां की आत्मा बोली। शिव कुमार ने चीख मारी। उसका शरीर खुद जलने लगा। ताबीज से निकली रोशनी उसके चेहरे पर पिघलती चली गई। कमरे में धुआं भर गया, और जब वह साफ हुआ, वहां सिर्फ राख थी। अब अनन्या जान चुकी थी, उसने अपना बदला ले लिया है। शिव कुमार की मौत के बाद आश्रम का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। संध्या और अनन्या ने जो देखा था, वह किसी सामान्य मृत्यु जैसा नहीं था। वो एक न्याय था, आत्माओं की ओर से। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात जब अनन्या होटल लौटकर सोई, उसे फिर वही सपना आया, लेकिन अब कुछ बदला था। अब परिवार मुस्कुरा रहा था। मां ने प्यार से हाथ बढ़ाया, मगर रिया, यानी छोटी बच्ची, पीछे खड़ी थी, अनन्या को देख रही थी, उदास। तू अब भी अधूरी है, मां की आत्मा ने कहा। अनन्या चौंकी। क्यों मां? क्योंकि जो तुझे मारने आया था वो सिर्फ शिव कुमार नहीं था, उसके साथ और कोई था, जिसने तुझे जलती लकड़ियों के नीचे फेंका था। अनन्या पसीने से भीगी हुई उठी। मतलब कोई और था, कोई ऐसा जो आज भी जिंदा है। अगले दिन संध्या ने अपने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक किए। उन्हें कुछ ऐसा मिला जो चौंकाने वाला था। 25 साल पहले की घटना के बाद शिव कुमार पर शक तो हुआ, लेकिन एक दूसरा नाम भी एफआईआर में दर्ज था, गुरचरण सिंह।
जो उस समय बंगले में नौकर था, लेकिन केस के बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। संध्या ने तुरंत पुलिस रिपोर्ट फिर से निकलवाई। पता चला कि गुरचरण अब मोहन नाम से उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव में रह रहा था, और गांव वालों का कहना था वो रात में आवाजें करता था और अपने कमरे में किसी से बात करता रहता था। अनन्या और संध्या वहां पहुंची। वो गांव शांत पहाड़ी और घने जंगल के बीच बसा था। मोहन नाम का आदमी एक झोपड़ी में रहता था, अकेला, बूढ़ा, पर आंखें अब भी डरावनी। आप गुरचरण हैं? संध्या ने पूछा। वो हंसा। अब इस नाम का क्या बचा है? तभी अनन्या सामने आई। वह उसे देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। तू तू रिया नहीं हो सकती। तू तो मर गई थी। नहीं, मैं मरी नहीं थी। तूने मारा था। तूने मुझे आग में धकेला था। गुरचरण कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं बस नौकर था। मालिक ने कहा था सब सबूत मिटा दो। मैंने डर के मारे। मैं तभी झोपड़ी के कोनों में धुआं भरने लगा। 4 परछाइयां फिर प्रकट हुई। इस बार वो माँ, पिता, नेहा और एक अंधेरे से ढकी अधूरी छाया। वो रिया थी, अधूरी, विकृत, जली हुई आत्मा। गुरचरण, तूने सिर्फ मेरी जान नहीं ली, तूने मेरी आत्मा को अधूरी छोड़ दिया। उस आत्मा की आवाज झोपड़ी को हिला गई। गुरचरण ने चीख मारी, मुझे मत ले जाओ, मैं मरना नहीं चाहता। पर कोई रहम नहीं हुआ। गुरचरण के शरीर से धुआं निकलने लगा। उसकी चमड़ी छिलने लगी और एक पल में उसका शरीर राख हो गया। छाया धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। अब आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसने अनन्या की ओर देखा। धन्यवाद दीदी, अब मैं मुक्त हूं। उस रात अनन्या ने सपना देखा। पूरा परिवार एक पहाड़ी पर खड़ा था, सूर्यास्त की रोशनी में। माँ, पापा, नेहा और रिया। रिया ने हाथ हिलाया और धीरे धीरे सब उजाले में विलीन हो गए। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल शांत था। 6 महीने बाद अनन्या अब मनोविज्ञान की छात्रा थी। संध्या के साथ मिलकर पुनर्जन्म, अतीत जीवन और अवचेतन स्मृतियों पर रिसर्च कर रही थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।